हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों की डिमांड पे हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रश्न लेके आए हैं। इसमें जनरल स्टडी के प्रश्न होंगे और इसमें 1 से 44 प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग इसको संपूर्ण रिवीजन करते हैं। पूरा बिहार का हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे 144 प्रश्न के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग रिवीजन करेंगे। 144 प्रश्न है तो हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को जब बंगाल विभाजन हुआ बिहार से, तो यह उसी दिन से बिहार 22 दिवस को अपना बिहार दिवस मनाने लगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का उच्च न्यायालय है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में, सारण में, कोसी में, मगध में। तो पटना जो बिहार का उच्च न्यायालय है यह पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार का राजकीय भाषा है। जो बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो राजकीय भाषा है यह हिंदी व उर्दू है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बेल है, पीपल है, आम है, नीम है। तो बिहार का राजकीय जो वृक्ष है यह पीपल है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प पूछ रहा है। तो राजकीय पुष्प कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो राजकीय पुष्प क्या है? तो यह गेंदा है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो बिहार का जो राजकीय पशु है यह बैल है। ठीक ना, जो राजकीय पशु बिहार का बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? हंस है, मुर्गी है, कोयल है, गौरैया। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है आपको बताना है। तो बिहार का राजकीय जो पक्षी है गौरैया है। और गौरैया और किस स्टेट का राजकीय पक्षी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार का प्रमंडल है। बिहार में प्रमंडल कितनी है? 7, 8, 9, 11। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। बिहार का जिला, बिहार में का कितने जिले हैं? यहाँ पे होगा बिहार में कितने जिले हैं? 32, 34, 36, 38। तो बिहार राज्य में कितने जिले हैं आपको बताना है। तो बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं बिहार राज्य में। आगे चलते हैं। हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। बिहार का अनुमंडल है। तो बिहार में जो अनुमंडल कितने हैं आपको बताना है। तो कितने अनुमंडल हैं इसको आपको बताना है। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताइए। 31, 23, 25, 31। तो बिहार में इसमें वर्तमान समय में बिहार में 31 विश्वविद्यालय मंडल है, विश्वविद्यालय की संख्या है। ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है यह पटना है। ठीक ना, यह पटना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला पूछ रहा है जिला कौन सा है। तो बिहार में जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला तो जिला मुंगेर है, जो कि 876 लिंगानुपात यहाँ पे, मतलब 1000 व्यक्ति पे 876 महिलाएं हैं। यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर है, शिवहर है, गोपालगंज है, पटना। तो बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है। 1018
लिंगानुपात वाला जिला है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। तो बिहार में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है यह रोहतास जिला है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का है। आगे चलते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है यह पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया सबसे कम साक्षरता जिला है। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह किशनगंज है। किशनगंज है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, किशनगंज है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह औरंगाबाद है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो बिहार में सबसे बड़ा जो नगर है यह पटना ही है, ठीक ना। सबसे बड़ा नगर पटना है। आगे चलते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो बिहार शब्द का मूल रूप से शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मूल रूप से इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ, ठीक ना। बिहार का होता है बौद्ध मठ, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो बिहार में कब नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1929 को, 15 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1934 को। आपको बताना है तो कब हुआ था यह आपको बताना है। तो यह 15 अप्रैल 1930 को हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह, 15 अप्रैल 1930 को। आगे चलते हैं। बिहार का अलग प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई? तो कब की गई थी बिहार का अलग प्रांत बनाने के लिए? आपको बताना है। तो 1896 में, 1906 में, 1916 में, 1936 में। आपको बताना है। तो देखिए मांग तो की गई थी 1906 में, लेकिन जब बंगाल जो अलग हुआ, बंगाल 1912 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1912 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बंगाल अलग हुआ था, लेकिन इसकी मांग की गई थी, प्रस्तुत किया गया था यह 1906 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ? तो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। कब हुआ था? 1504 में, 1540 में, 1580 में, 1600 में। तो आपको बताना है। तो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा सही, सी ऑप्शन सही होगा, 1580 में हुआ था। आगे चलते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 240, 243, 245, 246। तो बिहार विधानसभा में इसमें 243 वर्तमान में सदस्य हैं विधानसभा में। आगे चलते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आपको बताना है लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30, 40। आपको बताना है इसमें से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसमें चुने जाते हैं 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1921 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में जो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12, 14, 15, 16। तो बिहार राज्य में कितनी सीटें हैं आपको बताना है। बिहार राज्य में कितनी सीटें हैं? तो बिहार जो राज्यसभा में यह 16 सीटें हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो आपको बताना है पृथक कब हुआ झारखंड। तो यह अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 में यह झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। आगे चलते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ?
1932 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था यह 1936 में विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी को समाजवादी पार्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जय प्रकाश नारायण थे। कौन थे? जय प्रकाश नारायण थे। आगे चलते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो जो बिहार का प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, उसके संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू माहेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। तो आपको बताना है। तो इसके बिहारी जो यह बिहारी के जो समाचार पत्र था उसके संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो किस स्थान पर हुआ था? हरिपुरा में, रामगढ़ में, गया में, पटना में। तो 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो यह 1922 का अधिवेशन हुआ था गया में। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में जो किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो यह की गई थी जो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी बिहार में किसान सभा की। चलिए आगे चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था आपको बताना है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन अभी यह बताना है, बताएं इसका संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। और इसका गठन कब हुआ था आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका गठन हुआ था मार्च 1929 में। कब हुआ था? मार्च 1929 में गठन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? तभी बताएं पीछे 1912 में पृथक हुआ था। 22 मार्च 1912 में। 22 मार्च 1912 में हुआ था। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो यह कुंवर सिंह थे बिहार के नेता। उसमें 1857 की क्रांति जब हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? यह शेरशाह जो था वह प्रांतीय राजधानी बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे लोकप्रिय सुल्तान कौन था आपको बताना है। तो इसमें शेरशाह सूरी था। कौन था? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी था। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो किसके हाथों नष्ट हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का? बख्तियार खिलजी के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया गया था। उसमें आग लगा दी गई थी नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो किस मुगल शासक था जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। यह जो शासक था वह अकबर था। कौन था? अकबर था जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। चलिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो यह पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था वह किसका बना था? ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का। तो जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का बना हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र में
किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक महान ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शासक था? तो यह शासक था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जो पाटलिपुत्र में यह अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कब हुआ था आपको बताना है। तो इनका देहांत कब हुआ था आपको बताना है। इस पे डेट कंफर्म नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें आप लोग ऑप्शन इसमें हमारा 9 मई 1858 को हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, 9 मई 1858 को हुआ था नेता कुंवर सिंह का देहांत। चलिए आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, अलीपुर, बलिया, रांची। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था यह रांची था। कौन था? रांची था। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का किससे संबंध था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो देखिए, यह पीछे हम लोग के क्वेश्चन किए थे, बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का जो संबंध था, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कड़ाग, पराशर, वात्स्यायन। तो आपको बताना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन व्यक्ति थे जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो यह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो किसान बिहार आंदोलन के साथ जुड़े थे। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी आपको बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, नासिक में। तो देखिए, सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी यह पटना में हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतर्राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी थे। तो श्री नरसिंह नारायण थे, यह समाजवादी थे, यह समाजवादी पार्टी से थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह समाजवादी पार्टी से थे। ठीक ना, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, उसी से संबंधित थे। चलिए आगे चलते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर से, गोगरी से, अमराहा से, पेमा से। तो रामचंद्र शर्मा जो थे यह अमराहा से थे, जो गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक ना, अमराहा से थे। चलिए आगे चलते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, हाजीबाग जेल, भागलपुर जेल, कैंप जेल। तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था आपको बताना है। तो यह बांकीपुर जेल था, वहां पे इनको भेजा गया था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को। तो यह किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। मुख्यमंत्री भी थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो नेपाल की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ी है। आगे चलते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो पुराना बिहार का कितना जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, यह आपको बताना है। तो कितना जमीन लेकर बना था? तो यह 45.85% जो थे, यह झारखंड इतना जमीन लेकर बना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58।
बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो जय को, कोसी को, सोन को, बागमती को। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है, यह कोसी नदी है, उसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? दशहरी, दयालु, लंगड़ा, सफेदा। तो बिहार में वह जो प्रजाति है बिहार आम की, तो सफेदा है, वह सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है। चलते आगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है, इसको आपको बताना है। तो यह सोन नदी का जो है उद्गम, यह अमरकंटक में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण जो बिहार राज्य है यह मैदानी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आगे चलते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना है पटना में, आरा में, बरौनी में, बाढ़ में। तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है, तो यह बरौनी जो है वहाँ पे बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। आगे चलते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो पूर्वी जो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको बताना है। तो यह हाजीपुर में है। कहाँ पे? हाजीपुर में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो भागलपुर और हाजीपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह इसमें जो भी हाजीपुर का, इस ऑप्शन के हिसाब से हाजीपुर हम लोग लगाएंगे, लेकिन इसमें खगड़िया भी इसमें केला उत्पादन के मायने में सबसे आगे है। तो आप लोग इस ऑप्शन के हिसाब से हाजीपुर लगाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जो जलप्रपात है बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में, नवादा में, मुंगेर में, नालंदा में। तो ककोलत जो जलप्रपात है यह किस जिले में है आपको बताना है। तो यह नवादा जिले में स्थित है। किस जिले में? नवादा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो सबसे, इस ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा। यहाँ पे सबसे पूर्वी जो जिला होता है किशनगंज है, किशनगंज है, लेकिन इसमें किशनगंज नहीं दिया है, तो हम किसे लगाएंगे? तो इसमें हम लगाएंगे कटिहार जो है यह पूर्वी जिला है, ठीक ना। कटिहार जो है इस ऑप्शन के हिसाब से कटिहार पूर्वी जिला होगा। चलिए आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, तर्क शास्त्र के लिए। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। तो बिहार जो आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था, आपको बताना है। तो बिहार आने वाला जो अंग्रेजी यात्री था राल्फ फिच था। यह पहला अंग्रेजी यात्री था जो बिहार में आया था। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था, तो आपको बताना है। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ था जो अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुंडू को पराजित किया था। तो गुप्त जो सम्राट था कौन था जो हुंडू को पराजित किया था, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह स्कंदगुप्त था, ठीक ना। स्कंदगुप्त था जो कोई हुंडू को पराजित किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर। सम्राट अशोक के पिता थे कौन? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ और बिंदुसार। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा है? पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है, हिंदी। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वह सबसे ज़्यादा वह शिलालेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, ठीक ना। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो आपको बताना है तो कब हुई थी। तो अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो पटना में हुई थी कब, 1934 में हुई थी। कब हुई थी, 1934 में हुई थी। आगे चलते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो आपको बताना है। तो यह सबसे जब प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर, तो 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे, तो यह सोशलिस्ट पार्टी से थे। किससे थे, सोशलिस्ट पार्टी से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के, बिहार के रहने वाले। आगे चलते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, बिहार से। तो इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। चलिए आगे चलते हैं, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। तो आपको बताना है, जो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी एक फौज का नेतृत्व करने वाला सेनानायक था, तो यह कैप्टन डनवर था। कैप्टन डनवर था। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, बिहार की प्रचलित कला है। तो बिहार की क्या प्रचलित कला है, तो बिहार की सबसे प्रचलित कला है जो यह मधुबनी है, ठीक ना। जो मधुबनी है, यह यहाँ पे पेंटिंग बनाई जाती है, प्रचलित कला है। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो पूजा है यह छठ पूजा है। क्या है, छठ पूजा। आगे चलते हैं, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। तो बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, मधुबनी, मुगल, पिछवई और श्रीरंगम। तो जो बिहार की पेंटिंग विधा है यह मधुबनी है, ठीक ना। बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी है। मधुबनी जिला भी है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, मधुबनी जिला भी है। चलिए आगे चलते हैं, सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराष्ट्र मेला, बैसाखी मेला। तो यह सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली। तो आपको बताना है, तो राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, कहाँ से, तो यह छपरा से, ठीक ना। कहाँ से सक्रिय थे, छपरा से। ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे चलते हैं, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो वो राष्ट्रीय नेता हमारे महात्मा गांधी जी थे। चलिए आगे चलते हैं, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन 16वां जो था वह कब हुआ था, आपको बताना है। तो यह हुआ था 1921 में, यह हुआ था 1921 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने जो बिहार के जो जिला था चंपारण, वहाँ से इन्होंने आंदोलन सत्याग्रह प्रारंभ किया था। चलिए आगे चलते हैं, 87 क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास 1922 के अधिवेशन में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो कब हुआ था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। तो यह गठन सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था
वह 3 कठिया थी ना, 3 कठिया से जुड़ा था। इस पे क्या था कि 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जो वहाँ के किसान थे, ठीक ना। तो उनको बहुत जरूरी अनिवार्य था कि वह 3/20 भाग पर मतलब खेती करेंगे ही। तो इसके लिए सत्याग्रह यह हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो वह क्रांतिकारी कौन था? तो वह क्रांतिकारी था फणींद्र नाथ घोष। कौन था? फणींद्र नाथ घोष था, जो कि सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह मीर कासिम था, ठीक ना, जो कि बंगाल के नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? आप लोग इसको बताइएगा। तो यह देखिए, यह क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग इसको ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो इस जो हुआ था, यह गोल घर का निर्माण गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो इस पे आप लोग जो जानते होंगे इस क्वेश्चन पे, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें ऑप्शन वारेन हेस्टिंग सही है या गलत है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था आपको बताना है। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो यह मलिक जानी को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। आगे चलते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1590, 1575 और 1576। कब मिलाया था आपको बताना है। तो अकबर ने 1976 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। चलिए आगे चलते हैं। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो उदयन के बाद आपको बताना है मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो यह शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। तो जो मेगास्थनीज है इनकी पुस्तक का जो नाम है इंडिका। यह बहुत मशहूर पुस्तक है, तो आप लोग इसको जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो आपको बताना है वैशाली था, उज्जैन था, तक्षशिला था, नालंदा था। तो मौर्य काल में सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था तक्षशिला था। चलिए आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 12 में, 15 में, 16 में, 20 में। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र वह 15 अधिकरणों में क्या है? विभाजित है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बीएन मिश्रा, प्रिंसेस, एचडी साकलिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंसेस था जो यह अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे चलते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है आपको बताना है। तो आप लोग इसको बताइएगा यह किस नदी पे है? तो यह सोन नदी पे है, जो सबसे लंबा रेल पुल मार्ग है सोन नदी पे। आगे चलते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है। तो यह कितना है आपको बताना है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है लगभग आपको बताना है। तो लगभग यह होगा 17% होगा, ठीक ना, लगभग 17% होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का, डॉन का, भाकर का, पंजाबी केसरी का। तो यह जो था इंडियन नेशन था, इसका प्रकाशन पटना
से होता था। चलिए आगे चलते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है वह इसमें किस नदी से पानी आता है? सोन से, मयूराक्षी से, गंडक से, कोसी से। तो यह इसमें जो पानी आता है गंडक नदी से पानी आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 46%, 50%, 60%। तो वह अपने कर्मचारियों और पेंशन के समस्त संसाधनों पर कितना प्रतिशत खर्च करती है सरकार? तो 46% करती है। आगे चलते हैं। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सुशील मोदी हैं, इनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। आगे चलते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? तो जो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो राज्य है यह बिहार राज्य है। कौन सा है? बिहार राज्य है। आगे चलते हैं। 107, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? जो बोध गया में बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है, ठीक ना, यह चतुर्थ पीढ़ी का है। आगे चलते हैं। जैन धर्म महाप्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जो जैन धर्म के महाप्रवर्तक थे स्वामी महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। आगे चलते हैं। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया? तो आपको बताना है। तो महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया? तो यह पावापुरी में अपना निर्माण प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था आपको बताना है। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह गया जो है वहाँ पे स्थित है, गया में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसमें प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? नालंदा, बोधगया, राजगीर, गया। तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। इसे राजगृह भी कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राजगृह का पुराना नाम क्या था? तो आपको बताना है। राजगृह का पुराना नाम क्या था? मगध, ऋजिब्रज, बसाड़, पाटलिपुत्र। तो राजगृह का पुराना नाम था गिरिब्रज। क्या था? गिरिब्रज था। चलिए आगे चलते हैं। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो देखिए, पटना में स्थित है गोलघर का निर्माण कब किया गया था आपको बताना है। तो यह किया गया था कब? तो यह 1786 में किया गया था। कब गया था? 1786 में किया गया था। आगे चलते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे घनत्व की बात कर रहा है, तो सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है इसमें से आपको बताना है। तो सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है यह कैमूर जिला है, ठीक ना, कैमूर जिला है सबसे कम घनत्व वाला जिला है। आगे चलते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो यहाँ पे जनसंख्या की बात कर रहा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो हमारा जिला है बिहार का, तो यह शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा। आगे चलते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा, सारण, सिवान, सहरसा। तो उस जो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसमें से आपको बताना है। तो यह सहरसा जो है, यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षर हैं, यह सहरसा जिला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? तो प्रतिशत करीब कितना है? तो अनुसूचित जनजाति की, तो यह कितना है? 15.3% है अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत। आगे चलते हैं, कितना है इसमें, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा 1.3 होगा। तो इसमें आप लोग बताइएगा, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, जनजाति की, तो 1.3% होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, लखीसराय, सुपौल, गोपालगंज। तो महिला साक्षरता वाला सबसे जिला है तो यह रोहतास जिला है, जो कि सबसे सर्वाधिक जिला है महिला साक्षरता के लिए। आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, तो कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो देखिए, यह जनसंख्या के अनुसार तीसरा है, कौन? बिहार, और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां है राज्य है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला, तो कौन सा जिला है जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसमें से आपको बताना है, तो यह मुंगेर जिला है। कितना है? मुंगेर जिला, जो कि 876 महिलाएं हैं 1000 व्यक्ति में, ठीक। आगे चलते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार। तो यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक ना। आगे चलते हैं। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? तो किस शहर का नाम पुराना नाम उदंतपुरी था? तो यह पुराना नाम जो था किसका था? तो बिहार शरीफ का उदंतपुरी नाम था। चलिए आगे चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताना है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम आपको बताना है। देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल, धर्मपाल। तो इसमें कौन है विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम आपको बताना है? तो यह कौन है? धर्मपाल है, ठीक ना। कौन है? धर्मपाल। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन किया था, तो यह किया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। यह कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी में। तो आप लोग इसको याद रखिए, वाराणसी में है। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? अजातशत्रु ने, कनिष्क ने, अशोक मौर्य ने, काला अशोक ने। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो काला अशोक के आयोजन के शासक में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो आपको बताना है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें हमारा? तो अशोक था। कौन था? सम्राट अशोक था जो तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक था। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? तो आपको बताना है किसके समय में हुआ था। अशोक के, हर्ष के, कालाशोक के, कनिष्क के। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कनिष्क के समय में हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? तो यहाँ पे समान नहीं है। अहिंसा बौद्ध और जैन धर्म में दोनों समान है। वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है। और रीति व रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है। क्या समान नहीं है? तो यह आत्मा दमन जो है यह समान नहीं है बौद्ध और जैन में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? देव में, बोध गया में, गया में, राजगीर में। तो इसमें से जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। यह कहाँ पे? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। आगे चलते हैं।
जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, ये सभी। तो जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, या सभी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाया जाता है। तो मिथिला व दरभंगा जिलों में आपको बताना है, तो लगनी राग किस समय गाया जाता है। तो यह गाया जाता है विवाह के समय में। कब गाया जाता है? विवाह के समय में गाया जाता है। आगे चलते हैं। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था। तो आपको बताना है, तो जनशताब्दी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उसका शुभारंभ कब किया गया था। यह 19 जून 2002 को किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान किस शहर में है, यह आपको बताना है। तो किस शहर में है आपको बताना है। तो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान जो है यह पटना में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। रवि स्वरूप धवन, राजेश बालिया, दीपक कुमार, धरणधीर वर्मा। तो कौन है तो वह व्यक्ति, तो वह रणधीर वर्मा। कौन? रणधीर वर्मा है। आप लोग इसको याद है, रणधीर वर्मा। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई। तो बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो यह इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम। आगे चलते हैं। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए। तो आपको बताना है, बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो चिरांद से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? चिरांद से प्राप्त हुए थे। आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। तो यह 483 ईस्वी पूर्व, ठीक ना, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे चलते हैं। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। किसको बिहार शरीफ कहते हैं। वैशाली को, बोध गया को, उदंतपुरी को, पाटलिपुत्र को। तो यह उदंतपुरी को ही बिहार शरीफ कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो बोध गया में जो पुरातात्विक संग्रहालय थे उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो बिहार में जो बुद्ध जी की ताम्र मूर्ति थी वह कहाँ से प्राप्त हुई थी। वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज से पटना और सुल्तानगंज भागलपुर। तो यह जो प्राप्त हुआ था सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुआ था ताम्र मूर्ति बुद्ध जी की। आगे चलते हैं। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। तो बिहार की चक्रवर्ती देवी थी किस शैली की चित्रकार थी। मधुबनी पेंटिंग की, मंजूषा शैली की, पटना शैली की, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो मंजूषा एक शैली थी उसकी चक्रवर्ती देवी चित्रकार थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट आज का प्रश्न है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। यह हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। आरा में, मधेपुरा में, बोधगया में, दरभंगा में। तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इसमें से आपको बताना है। तो यह स्थित है कहाँ पे? बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में स्थित है। तो बिहार में यह बोधगया में स्थित है मगध विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आज यह वीडियो आज का लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को सेट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।